गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 3 को, जो है पावर ऑफ कोर्ट्स, जो कि सेक्शन 21 से लेके 29 तक है। इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 21, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, जो हमें बताता है अगर कोई भी ऑफेंस होगा तो उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। जो इसका पहला क्लोज है वो हमें बताता है कोई भी ऑफेंस जो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग हुआ है वो उसका ट्रायल होगा हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, या एनी अदर कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में जो कि इस संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। प्रोवाइडेड जो सेक्शन है 64 से लेके 71 तक भारतीय न्याय संहिता के वो चलाए जाएंगे किसी भी कोर्ट में जहाँ की प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होगी जो वुमेन होगी, महिला होगी। इसका बी पार्ट बताता है कि इनसे अन्य अगर कोई ऐसा अपराध है जो इसमें किसी भी भारतीय न्याय संहिता या किसी में डिफाइन नहीं करा गया है, वो चलाया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य कोर्ट के द्वारा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 22 आता है जो बताता है सेंटेंसेस विच द हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। ये हमें बताते हैं कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है कौन सी कोर्ट कितना दे सकती है। ठीक है, इसमें जो पहला क्लोज है वो बताता है हाई कोर्ट को पावर है कि कोई भी सेंटेंस वो पास कर सकती है, कितनी भी सेंटेंस जो प्रोवाइड करी गई है वो किसी को दे सकती है। उसके बाद जो दूसरा क्लोज है उसमें बताता है सेशन जज होते हैं या एडिशनल सेशन जज है वो में पास एनी सेंटेंस। ये एनी सेंटेंस क्या है जो हमें बताया गया है क्लोज में, इसमें कोर्ट में, कि कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं प्रोवाइडेड अगर वो डेथ सेंटेंस पास करेंगे तो वो कंफर्मेशन के लिए कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में वो जाएगा और वो अगर कंफर्म करेंगे तो वो डेथ सेंटेंस कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 23 आता है जो हमें बताता है कि हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या पनिशमेंट या सेंटेंस दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो दे सकता है सेंटेंस ऑफ डेथ, वो दे सकता है एक्सेप्ट क्या है में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, वो इन 3 सजा को छोड़ के बाकी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। किन 3 सेंटेंस को छोड़ के, सेंटेंस ऑफ डेथ, दूसरा सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और तीसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। कोई भी वो इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज़्यादा है या डेथ सेंटेंस है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, सीजीएम उन्हें नहीं दे सकता है। वो किसी को भी अगर पनिशमेंट देगा वो 7 साल से कम वाली सजा को दे सकता है। दूसरा क्लोज बताता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कौन सी सजा दे सकता है, वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है नॉट एक्सीडिंग 3 years। कौन सी टर्म ध्यान रखिएगा, टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 और बोथ, और ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये सजा वो दे सकता है। तो इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, वो क्या सजा दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 1 साल की सजा मैक्सिमम दे सकता है, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, 10,000 तक का फाइन या दोनों, और आ कम्युनिटी सर्विस, ये सजा मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 24, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से देखिएगा, थोड़ा फोकस करके देखिएगा। जिसमें पहला क्लोज है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट
इन फाइन। इसको सेक्शन को आप बड़े ध्यान से देखेगा, इस पे क्वेश्चन इस बार एचजेएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका एक क्लोज बताता है इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 24 का पहला बताता है कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है एम्प्लॉय इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, प्रोवाइडेड वो क्या होनी चाहिए, उसकी पावर को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जितनी उसको पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है, सीजीएम 7 साल, फर्स्ट क्लास 3 साल, सेकंड क्लास जुडियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो 1 साल, उसकी उनसे ज़्यादा को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरा बताता है जो बी क्लोज है, shall not when imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment, the magistrate is competent to inflict punishment for offense। अब इस बात से आप क्या समझते हैं, अगर कोई भी ऑफेंस है जो सब्सटेंसिव ऑफेंस है, मान लीजिए अगर किसी की चोरी की सजा है तो चोरी की जो मैक्सिमम है, थेफ्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल है। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट अगर वो सजा देगा तो मैक्सिमम 1/4। तो अगर किसी को फाइन लगाया है और वो फाइन कोई ना देने में कामयाब रहा है, कोई नहीं है, तो उसे कितनी सजा मिल सकती है, 9 महीने मैक्सिमम, क्योंकि 3 साल का 1/4। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लोज है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन may be in addition to substantive sentence for imprisonment। ये क्या होगा, जो भी अवार्ड, जो भी डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जो ये पनिशमेंट दी जाएगी, जो उसे सब्सटेंसिव सजा मिली है, जो सब्सटेंसिव क्या, अगर उसने थेफ्ट करी है और थेफ्ट के लिए उसे 3 साल की सजा मिली है तो, और वो फाइन साथ में लगाया गया है, अगर वो फाइन नहीं पे करता तो उसे 3 साल 9 महीने की सजा मिलेगी। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 25 है, जो सेक्शन 25 बताता है सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्लोज क्या है, इसे क्या देख सकते हैं, अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड हुआ है किसी ट्रायल में 1 और मोर देन 1 ऑफेंसेस के लिए, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 9। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कंसीडर करेगी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस, ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली। तो ये कोर्ट के अकॉर्डिंग है, वो चाहे तो वो पनिशमेंट को, जो अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग पनिशमेंट मिली है, उसको चाहे तो साथ के साथ चला सकती है और चाहे तो एक खत्म होने के बाद एक दूसरी चालू होगी, इस तरह से चला सकती है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट आपको उसको किसी भी पर्सन को क्या पनिशमेंट देती है। इसके बाद सेकंड क्लोज आता है, इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस it shall not be necessary court by which only for the aggregation punishment for the self is excess of the punishment which is competent to inflict on conviction of single offenses। पहला क्लोज, in no case shall such person be sentenced to prison for longer than 20 years। The aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which a court is competent to inflict। For the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of consecutive sentence passed against him under this section be deemed as single sentence। इसके बाद ये कंडीशन बताती है, जो पहला क्लोज है वो में बताता है क्या, कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो दोनों सजा साथ के साथ चला सकता है, चाहे तो एक के बाद एक चला सकता है। वो डिसाइड कर सकता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखकर कि किस तरह से पनिशमेंट दी जाए। जो दूसरा क्लोज है वो बताता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस है तो वो कोई भी कोर्ट है, जो पनिशमेंट दी गई है, इन नो केस, अगर वो सजा दी गई है
वो किससे ज़्यादा नहीं होगी, वो ज़्यादा नहीं होगी 20 साल से ज़्यादा। जो बी क्लॉज है वो बताता है जो उसकी एग्रीगेट पनिशमेंट दी गई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी मजिस्ट्रेट जिसकी अकॉर्डिंग सेक्शन 23 में जो पनिशमेंट देने की पावर दी गई है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए ट्वाइस। क्या जो सीजीएम है वो मैक्सिमम कितने साल की सजा दे सकता है, 14 ईयर्स। क्यों, जो उसे बताया गया है मैक्सिमम सजा वो जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन दे सकता है वो दे सकता है 7 साल। लेकिन अगर कोई एग्रीगेट करता है, किसी भी पर्सन ने एक से ज़्यादा ऑफेंस करे गए हैं और उन सब में उसे गिल्टी पाया जाता है और सीजीएम उसे पनिशमेंट देता है तो उसे मैक्सिमम कितनी सजा दे सकता है, 14 साल की। और इसका थर्ड क्लोज बताता है फॉर द पर्पस ऑफ अपील, जो अगर वो अपील करता है तो जो एग्रीगेट जो पनिशमेंट है वो उसकी सेंटेंस जो पास की गई है उसको एज अ सिंगल सेंटेंस पास जाएगा अपील के पर भी, अपील में अपील करने के लिए उसके खिलाफ। सेक्शन 26 है मोड ऑफ कॉन्फेरिंग पावर्स। ये पढ़ लीजिएगा आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या हाई कोर्ट है, वो किसी भी के ऊपर, किसी भी ऑफिस के ऊपर वो एक पावर कन्फर कर सकती है। और जो दूसरा क्लोज है वो बताता है कि वो जो पावर कन्फर करी गई है वो पर्सन कब से करेगा, जब उसे कम्युनिकेट करा जाएगा कि आज से आपको पावर दे दी गई है। इसके बाद सेक्शन 29 है पावर ऑफ अपॉइंटेड पर्सन्स। तो ये आप पढ़ जरूरी लीजिएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शंस ये नहीं है। Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the High Court or the state government with any powers under this Sanhita throughout any local area is appointed to an equal or higher office or the same nature within a like local under the same state government, he shall, unless the High Court, state government, as the case may be otherwise direct, has otherwise directed, exercise the same power in the local in which he has so appointed। ये मेनली ये आपको बताता है कि कोई भी अगर किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक रीजन से अगर दूसरे सेशन में या डिवीज़न में होता है, तो जो वो एक जो पावर वो एंजॉय जुडिशल में कर रहा था वो सेम पावर ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरे जुडिशल में भी एंजॉय करेगा। इसके बाद है सेक्शन 28, क्या जो बताया विड्रोवल ऑफ पावर। हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में भी जो पावर किसी पे कॉन्फर करी गई है वो उसे जब चाहे अपने अकॉर्डिंग उसे विड्रॉ कर सकती है। एनी पावर, दूसरा क्लोज बताया, एनी पावर कन्फर्ड बाय द सीजीएम और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बी विड्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर आर कन्फर्ड। अगर सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट पे कोई पावर कन्फर करता है तो उसे वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 29 है पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय सच देयर सक्सेसर इन ऑफिस। ये जस्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। इसका मेन मतलब ये है कि अगर किसी जज का, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई सीजीएम है जो आपके एरिया में सीजीएम की पोस्ट है और काम कर रहा है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और जो दूसरा सीजीएम जो उसकी जगह पर ट्रांसफ़र होकर आया है, तो जो पावर जो काम पहले वाला सीजीएम कर रहा था वो उसको आगे से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, और जो सेम पावर उसकी सीजीएम की थी जिसका ट्रांसफ़र हो गया है वो आगे दूसरे वाला सीजीएम जो अपॉइंट हो गया है वो एंजॉय करेगा। जस्ट ऑल। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।